क्वेश्चन है अ सिलेंडर एंड अ वेज विद अ वर्टिकल फेस टचिंग ईच अदर मूव अलोंग टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन forming the same angle alpha with horizontal. Masses of cylinder and wedge are m1 m2 respectively. Determine force of normal and exerted by the wedge on the cylinder, negligible the friction between them. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलता हूँ. देखें आप सबसे पहले इधर ध्यान से, फर्स्ट हमें जो है वो एक एनक्लाइन प्लेन बनाना है. ये एनक्लाइन प्लेन है बेटा. ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है ये एनक्लाइन प्लेन्स बनाया. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो लेंथी है पर टिपिकल नहीं है, आप ध्यान से इसको समझते चलें. इस तरीके से एनक्लाइन प्लेन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एंगल जो है वो अल्फा सेम बन रहे हैं, दोनों एंगल जो है वो इक्वल एंगल है. एक जो आपका इंक्लाइन प्लेन है उस पर तो वेज को रखना है, दूसरे पर जो है वो हमें एक सिलेंडर को रखना है. ठीक है, तो आप ध्यान दें. सबसे पहले तो मैंने एक वेज बनाया, यहाँ पे ये वेज है. और ये वेज जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है. कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन रही है. ठीक है, और सेकंड जो है वो एक मेरे पास में सिलेंडर है, तो ये मैंने सिलेंडर बना दिया. ये सिलेंडर इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, इस सरफेस पर वेज और सिलेंडर जो है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करता हूँ तो ये जो है वो नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर जो है एक्शन रिएक्शन की वैल्यू इक्वल होती है, तो अगर ये वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों पर इस तरीके से मैं n बना सकता हूँ. ठीक है, ड्यू टू वेज ऑन सिलेंडर वो भी n होगा, और ड्यू टू सिलेंडर ऑन वेज दोनों जो है वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो सेम है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लीजिए वेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो वेज अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस कंडीशन में सिलेंडर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इनके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. सपोज मैंने बता दिया यहाँ पर कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर है. थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन, ये मैंने मास इसका m2 है तो इसका एक्सेलरेशन को भी मैंने a2 से लिख दिया है. ये a2 डायरेक्शन मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा. और अगर ये नीचे आ रहा है तो उस कंडीशन में जो आपका यहाँ पर सिलेंडर होगा वो सिलेंडर अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा होगा. इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 लिख दिया. ठीक है, इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले इसके कंपोनेंट बना दिए. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट. ये एंगल अगर अल्फा है तो 100% ये वाला एंगल जो है वो अल्फा होगा. ठीक है, एंगल अल्फा एंगल सेम होगा. इस डायरेक्शन में अगर वैल्यू बनाते हैं तो ये बन जाएगी a1 का कंपोनेंट होगा आपका a1 कॉस अल्फा के इक्वल, और अपवर्ड डायरेक्शन में बात करता हूँ तो ये बन जाएगा a1 साइन अल्फा. इसी तरीके से अगर a2 की बात करें तो यहाँ पर अगर कंपोनेंट बनाता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स होंगे. ये कंपोनेंट बनाते हैं तो ये अल्फा है तो ये वाला एंगल जो है वो अल्फा होगा. इस तरफ कंपोनेंट होगा आपका a2 कॉस अल्फा के इक्वल, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a2 साइन अल्फा के इक्वल. ये मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन बना दिया. अब एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर याद करते हैं, जो हम सरफेस कंस्ट्रेंट की बात करते हैं. ठीक है, तो सरफेस कंस्ट्रेंट में हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए ये सरफेस है और इस पर डिफरेंट कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच कर रही है और दोनों साथ में मूव कर रहे हैं. अगर ये दोनों साथ में मूव करें तो हम एक बात ये बोल सकते हैं कि सपोज नीचे वाले ऑब्जेक्ट का
एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है और ऊपर वाले का भी एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, तब भी इन दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच करेगी अगर सरफेस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हुई तो। इसका मतलब सरफेस के अलोंग तो एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पर अगर इन दोनों को आपको साथ में रखना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी इक्वल। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये बनी, तो ऊपर की तरफ दोनों का एक्सेलरेशन या नीचे की तरफ दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए आपका इक्वल, तभी जाके ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। अगर किसी एक का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया तो वो सरफेस से अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और दोनों को साथ में मूव करना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी इक्वल, तभी जाके ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में मूव करता है। क्लियर है? तो आप देखें इधर ध्यान से, इस सरफेस पर दोनों ऑब्जेक्ट हमारे, ये आपका वेज है और ये आपका सिलेंडर है, दोनों जो है वो इस सरफेस पर अगर टच कर रहे हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो है वो क्या होना चाहिए, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी सेम, तभी ये एक दूसरे को टच करते रहेंगे। तो ये दोनों तो टच कर रहे हैं, ये हमें पता है कि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कंफर्म सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम। ये सरफेस, इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बना कौन सा, ए कॉस अल्फा, और ये वाला बना कौन सा आपका ए टू कॉस अल्फा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए टू कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका ए वन कॉस अल्फा के इक्वल। ये अल्फा कैंसिल किया मैंने, तो A2 जो है वो किसके इक्वल है बेटा, वो A1 के इक्वल होगा। तो यहां पर दोनों एक्सेलरेशन जो है वो सेम ही आ रहे हैं, A1 A2 की वैल्यू सेम है। उसका रीजन भी सिंपल सा है कि दोनों तरफ एंगल सेम बने हुए हैं। अगर सपोज एंगल डिफरेंट होते, एक तरफ में एंगल अल्फा बनाता और एक तरफ एंगल अगर बीटा बना देता, तो उस कंडीशन में ये दोनों एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होते, फिर दोनों के एक्सेलरेशन कैसे होते, डिफरेंट। पर हमारे क्वेश्चन में दोनों जो आपके इंक्लाइन प्लेन है उनके लिए एंगल की वैल्यू अगर इक्वल है, तो उस कंडीशन में यहां पर A2 की वैल्यू A1 के इक्वल आती है। इस बात को ध्यान रखना, आगे हम यूज में लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर जो सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर का मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है। हाँ भाई, ये मैंने इसका वेट लिख दिया। ये M1G इसका वेट है। और अगर इसके इसी तरीके से अगर वेज की बात करें, तो वेज का भी इसके सेंटर से अगर मैं वैल्यू बनाता हूं, तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये भी आपका M2G के इक्वल है। इसके अगर कंपोनेंट बनाते हैं, तो देखो एक कंपोनेंट तो ये जो सरफेस नजर आ रही है आपको एंक्लाइन प्लेन, इस एंक्लाइन प्लेन के मैंने जो है पैरेलल में बना दिया, ये पैरेलल है। और एक इसके परपेंडिकुलर बना दिया, ये मैंने परपेंडिकुलर यहां पे बना दिया। ये दो कंपोनेंट बना दिया। अब ध्यान से एंगल को आप समझना, ये एंगल अल्फा, तो कंफर्म ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल अल्फा। तो इस M1G का जो है इस तरफ कंपोनेंट जो होगा, ये होगा M1G कॉस अल्फा, और इस तरफ जो होगा वो होगा M1G साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से M2G की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो फिर से आप देखें, एक तो मैंने यहां पर जो है एंक्लाइन प्लेन के पैरेलल में कंपोनेंट बना दिया, इस लाइन के पैरेलल में, और एक एंक्लाइन प्लेन के जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, फिर से ये एंगल अल्फा, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल जो मिलेगा मुझे अल्फा। इस तरफ कंपोनेंट होगा M2G कॉस अल्फा, और इस तरफ होगा आपका M2G साइन अल्फा के इक्वल। ये बेटा मैंने यहाँ पर इनके वेट के कंपोनेंट बना दिए। इस n के भी कंपोनेंट मुझे बनाने हैं, तो आप देखें इधर ध्यान से। फिर से ये मैंने क्या किया, सरफेस के
कंपोनेंट वैसे छोटे बनाने चाहिए पर आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया थोड़ा सा, इस सरफेस के पैरेलल में एक कंपोनेंट बना दिया और एक इसके परपेंडिकुलर में ये कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग सब, इधर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये वाली लाइन अल्फा बना रही है, ये भी हॉरिजॉन्टल और ये आपका इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अगेन अल्फा होगा। एन का इस तरफ कंपोनेंट होगा आपका एन कॉस अल्फा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा आपका एन साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह से इस एन के भी कंपोनेंट बनाए, तो ये जो आपकी इंक्लाइन प्लेन है इसके पैरेलल मैंने कंपोनेंट बना दिया, तो ये लो। आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ बेटा, वरना तो कंपोनेंट हमेशा वेक्टर से छोटे होने चाहिए। ठीक है, एक तो इस तरफ बन गया और एक इसके जो है यहाँ पर यहाँ बना दिया मैंने। ठीक है, एंगल को थोड़ा सा आप देखो, ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाला एंगल फिर से क्या बन जाएगा आपका अल्फा। इस तरफ कंपोनेंट होगा तो ये हो जाएगा एन कॉस अल्फा, इस तरफ जो होगा ये एन साइन अल्फा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखें आप ध्यान से, सबसे पहले सिलेंडर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिलेंडर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको ऊपर ले जाने वाला फोर्स, इस तरफ इसका फोर्स ऊपर ले जाने वाला कौन सा है, एन कॉस अल्फा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस फोर्स का अपोज कौन कर रहा है, जो इसके अपोजिट लग रहा है वो फोर्स है आपका एन m1g साइन अल्फा के इक्वल। तो मैं यहाँ इक्वेशन बनाता हूँ, तो मैंने लिखा एन कॉस अल्फा माइनस यहाँ लिखा m1g साइन अल्फा इक्वल्स टू, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इसका मास है आपका m1 और कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, वो एक्सेलरेशन है आपका a1। ये इक्वेशन मिल गई। ये फोर्स इसको ऊपर जा रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है, तो n cos अल्फा माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल्स टू m1 और a1 एक्सेलरेशन इसका हुआ। इसी तरह से इसकी बात करें, ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं नीचे ले जाने वाला फोर्स है m2g साइन अल्फा और इसका अपोज कौन कर रहा है, ये वाला जो इसके अपोजिट लग रहा है, तो ये है n cos अल्फा के इक्वल। तो इक्वेशन मिलेगी मुझे यहाँ पर m2g साइन अल्फा माइनस, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये मिला मुझे n cos अल्फा इक्वल्स टू, कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पर m2 a2। ये दो इक्वेशन मिल गए भी दोनों के लिए। इसके लिए इक्वेशन मिली, ऊपर ले जाने वाला फोर्स था आपका n cos अल्फा माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल्स टू m1 a1 और इसके लिए इक्वेशन मिली, ये नीचे जा रहा था m2g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा इक्वल्स टू m2 a2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किसको, नॉर्मल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखें बेटा थोड़ा सा इसको, इस पूरे डायग्राम को मैं छोटा बना देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, हाँ भाई दो इक्वेशन है, मैं फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन मेरे पास में। फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी हुई थी वो इक्वेशन आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन है n cos अल्फा माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल्स टू m1 a1। अब a1 को मैंने a लिख दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, तो a1 a2 को मैंने a लिख दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो यहां से मुझे मिली थी वो इक्वेशन थी मुझे मेरे पास में m2g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा इक्वल्स टू m2 a के इक्वल, इसको भी लिख दिया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं और यहां से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू मिलेगी m2 माइनस m1 और ये g साइन थीटा जो है वो कॉमन है इक्वल्स टू, इस तरफ a लिख दिया और यहाँ मिलेगा m1 प्लस m2, उसे मैं नीचे लिख देता हूँ तो ये मिल जाएगा मुझे m1 प्लस m2। ये मुझे सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये एक्सेलरेशन में किसी भी एक इक्वेशन में लिखता हूँ तो मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर n cos अल्फा माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल्स टू m1 और इसे आप a की जगह पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको m2 माइनस m1 g साइन अल्फा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं
तो मुझे मिलेगा n cos अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसे अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन m1g साइन अल्फ़ा तो कॉमन होगा। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये मिलेगा मुझे m1, या एक काम करते हैं एक बार बिना एलसीएम के लिख देता हूँ फिर लिख दूंगा। यहाँ मिलेगा मुझे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, सब कुछ कॉमन आ चुका है तो यहाँ सिर्फ +1 बचेगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n cos अल्फ़ा इक्वल्स टू m1g साइन अल्फ़ा। एलसीएम अब लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो m1 प्लस m2, यहाँ लिखूँगा तो लिखूँगा m2 माइनस m1, और इसे इधर लिखा तो ये मिलेगा मुझे प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इस कॉस अल्फ़ा को आप नीचे लिख देना, तो साइन अपॉन कॉस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10। तो n की जो वैल्यू मुझे मिलती है वो मिलती है 2 m1 m2 tan अल्फ़ा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये इस तरीके से हम जो है वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है।